सिविल केसेस में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको जाने बगैर उनका डिसीजन देना मुश्किल होता है या उन्हें डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा। वो है रेजिडी काटा। पूरे रेजिडी काटा के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उसी में एक कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। अब ये लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल क्या चीज़ है? ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी जज किसी मैटर को अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो इसके बगैर डिसाइड नहीं कर सकते। किसी भी लॉयर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी से उनको पता चल पाता है कि अगर कोई भी मैटर कोर्ट ने पहले डिसाइड किया है और उसी तरह का कोई मैटर दोबारा से पार्टीज लेकर आ गई हैं तो कहीं वो सेम टाइटल में लिटिगेट तो नहीं कर रही। क्योंकि अगर उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि वो सेम टाइटल में लिटिगेट कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो सेकंड केस बार्ड है या नहीं ये नहीं पता चलेगा। और फिर मैं बात करूं अगर जुडिशियल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए, तो उनके लिए तो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल रेजिडिकाटा को लेकर स्पेशली ये जो टाइटल है लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जजमेंट राइटिंग में भी इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और फिर वो चेक करना चाहते हैं कि जुडिशियल एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हैं वो इस एनालॉजी को किस तरह से डील करते हैं। तो लबोलबाब दोस्तों बात यह है कि मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लाइव सेशंस। सो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आखिरी तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरे सेशन को। हाँ, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स .in पर विजिट नहीं किया है तो करके उसे रजिस्टर कर लीजिएगा। और जो लोग भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए क्रैश कोर्सेज हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव डिटेल्ड सेशंस भी हैं जिसमें आप अपनी क्वेरी वगैरह भी पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं आपके पास सभी तरह के जुडिशियल एग्जामिनेशंस और एपीओ के एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आज टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो है लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। अब बेसिकली ये एनालॉजी सेक्शन नंबर 11 के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये होती क्या है? बहुत सारे लोग इसमें बड़ी मिसकंसेप्शन लिए हुए हैं। जब कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल क्या चीज़ है। पहले तो टाइटल नहीं समझ पाते, क्योंकि कई बार वो टाइटल को ऑनरशिप के साथ लिंक कर लेते हैं। ऑनरशिप या टाइटल वो सब एक ही बातें हैं या अलग अलग हैं? तो हम इन सारे पहलुओं को डिटेल में समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सेशन ये सिर्फ एचएस वालों के लिए नहीं है या सिविल जज वालों के लिए ही नहीं है, उनके लिए तो है ही, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है बल्कि जजेस के लिए भी है और लॉयर्स के लिए भी है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये समझें कि लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि जजेस यूज़ कर रहे हैं, लॉयर्स यूज़ कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, और पार्टीज़ को भी इसके बारे में जानकारी हो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्या कि उन्हें पता चल सके कि किस तरह के मैटर को दोबारा से रीज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, अब ये मोटी मोटी बात तो आपको समझ में आ गई। अब मुद्दे पर आते हैं और अपने कंसेप्ट के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट दिया है सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में, जो कि रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्शन 11 की, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये शब्द लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल आया कहाँ से। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई। देखिए, मैं यहाँ पर एक अपना पेन को इनेबल कर लेता हूँ ताकि जहाँ जहाँ पर भी मैं हाईलाइट करूँगा आप लोगों को ये विजिबल होता रहे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, यानी कोई भी कोर्ट किसी सूट को ट्राई नहीं करेगी, और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ना तो किसी सूट को ट्राई करेगी ना किसी इशू को ट्राई करेगी जो किसी भी मैटर में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू रहा है, हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द फॉर्मर सूट between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under same title। अब जो मेन मुद्दे की बात है जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है litigating under same title, यहां से डराइव हुआ है सेक्शन नंबर 11 से। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं आपको सेक्शन नंबर 11 बहुत डिटेल में समझाऊं जो कि काफ़ी समय लेगा और टाइम टेकिंग भी होगा, तो इसके बजाय मैं एक काम करता हूं
इस पूरी परिभाषा को बहुत डिटेल में समझाने के बजाय बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ और फिर उसके कुछ एसेंशियल्स बताऊंगा। और उन्हीं एसेंशियल्स में से ये जो हमारे पास वर्ड है लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, इसको डराइव करके फिर उसे हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारा अगर सेक्शन नंबर 11 को मैं समझाने में लग जाऊंगा तो ये मेरा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल और लंबा हो जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर कोई मैटर पार्टीज कंसर्न के बीच में डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू फॉर्मर सूट में रहा है और वही इशू अब आपने इस वाले सूट में भी रेज कर लिया, पार्टी सेम है, सेम कैपेसिटी में लिटिगेट कर रहे हैं, तब अगर ये मैटर पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो दोबारा से आप उसे रीएजिटेट नहीं कर सकते, आप दोबारा से उसे कोर्ट में नहीं ला सकते। ये मोटी सी बात यहाँ पर है। अब इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ एसेंशियल्स दी हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो 5 चीज़ें हमारे पास सेक्शन 11 में हमको देखनी होती हैं। नंबर 1 कि मैटर हमारे पास डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू है या नहीं, सबसे पहली बात तो ये देखनी होती है। पहले हमें देखना होता है कि जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू है या नहीं। अगर है तो फिर हम आगे चेक करेंगे क्या जो पार्टी हैं जो पहले वाले मुकदमे में थी और दोबारा से मुकदमा डाल रहे हैं क्या वो सेम है कि नहीं। अगर वो भी सेम है तो फिर आगे चेक कर लो क्या ये पार्टी सेम टाइटल में लिटिगेट कर रही है क्या। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है यही हमारे आज के इस लेक्चर का बेसिकली टॉपिक है और इसे ही हमें एक्सप्लोर करना है। तो पहली बात हमने देखा कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू है या नहीं। फिर हमने चेक किया कि सेम पार्टीज़ हैं, उनके प्राइवेट सेम है या नहीं। फिर हमने चेक किया कि सेम पार्टी सेम कैपेसिटी में लिटिगेट कर रहे हैं कि नहीं, सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि क्या कोर्ट कॉम्पिटेंट थी जिसने पहले वाला केस डिसाइड किया। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि फॉर्मर सूट को कोर्ट ने फाइनली हर्ड एंड डिसाइड किया कि नहीं किया। ये 5 चीज़ें कंप्लीट हो जाने बाद हमारा सेक्शन नंबर 11 लग जाता है। तो मेरे को अभी फ़िलहाल ये 4 अदर कंडीशंस नहीं देखनी है, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 को देखना है, मैं उसी को ही हाईलाइट करके आगे बढ़ूँगा। अब देखो ये जो मीनिंग है लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ये कहता क्या है। वो कहते हैं ये जो टर्म है ना टाइटल, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ये जो टाइटल लिखा है इस टाइटल का मतलब समझा रहा है। हियर डज नॉट रेफर टू ऑनरशिप और प्रोप्राइटर टाइटल इन द स्ट्रिक्ट सेंस। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो शब्द है ना टाइटल, टाइटल का मतलब ऑनरशिप या प्रोप्राइटर टाइटल नहीं है, जो कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं टाइटल का मतलब है ओनरशिप। भाई टाइटल किसके पास है, इसके पास सेल्स डीड है तो टाइटल इसके पास है। तो यानी लोग इस तरह से कई बार ओनरशिप के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ओनरशिप नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टाइटल का मतलब यहाँ पर ओनरशिप नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से। इंस्टेड इट रेफर्स टू द कैपेसिटी। हालांकि ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये किसी व्यक्ति की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, उसके कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, या उसके किसी मैटर में जिसमें वो लिटिगेट कर रहा है उसमें जो उसके हित हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, ये उसको इंडिकेट करता है। तो ये 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है, किसी पार्टी की कैपेसिटी, उसके कैरेक्टर और उसके इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है। इन विच द पार्टी लिटिगेट्स इन द प्रीवियस सूट एंड द सब्सिक्वेंट सूट, यानी सब्सिक्वेंट सूट और प्रीवियस सूट में अगर उनकी कैपेसिटी सेम है तो वो सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं। अगर उनका कैरेक्टर सेम है तो भी वो सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं। और अगर मान लो उनका इंटरेस्ट पहले वाले में और दूसरे वालों में सेम ही है तो भी वो लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप कहेंगे सर अभी भी हमारे तो ये कैपेसिटी समझ नहीं आई, हमारे कैरेक्टर समझ नहीं आया, हमारे तो इंटरेस्ट भी समझ में नहीं आया। तो इसे मैं और ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बहुत सिंपल शब्द में बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी को हम ये कह सकते हैं कि वो सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहा है अगर इफ ही इज लिटिगेटिंग इन द सेम लीगल कैरेक्टर और कैपेसिटी इन बोथ द सूट्स। अब ये लीगल कैरेक्टर और कैपेसिटी क्या है, चलो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे सोचो कि मान लो एक व्यक्ति है हमारे पास, उसने पहले वाले सूट में बतौर ऑनर, एज अ ऑनर कोई सूट में लिटिगेशन इनिशिएट किया, मतलब जो मुकदमा लेकर आया वो बतौर मालिक लेकर आ रहा है कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। इस बात को लेकर वो सूट लेकर आ गया। ठीक है। तो पहला जो उसका बेसिस था मुकदमा लाने का, उसकी कैपेसिटी थी वो ऑनर की थी। वो कहते हैं एंड अगेन स्यूज एज एन ऑनर इन द सेकेंड सूट। मान लो पहला वाला मुकदमा हार गया, फिर दोबारा से एक और सूट लेकर उसने इनिशिएट किया, उसमें भी उसने दिखाया कि मैं ऑनर ही हूँ। तो पहले वाले में आप देखो वो अपने आप को ऑनर दिखा रहा है, दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पर भी वो अपने आप को ऑनर ही दिखा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दैट ही इज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। यहाँ पर वो कैसे अपने आप को लिटिगेट कर रहा है, सेम टाइटल में। जैसे कि मान लो हमारे पास ए ने
बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर, और यहाँ पर उसने ये कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मुकदमा मान लो लूज कर गया ए, वो एक और सूट लेकर आया यहाँ पर बी के अगेंस्ट। ये सब्सिक्वेंट सूट है जिसे मैं सेकंड सूट भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी उसने एज अ ऑनर ही इस सूट को फाइल किया था। तो सेकंड सूट यहाँ पर बार्ड है अगर पहला वाला सूट मेरे इन 5 कंडीशंस के साथ फुलफिल हो जाता है। अगर पहले वाला जो मेरा सूट था, जो फर्स्ट सूट है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया जैसे फर्स्ट सूट, अगर इस फर्स्ट सूट में ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो रेजिडिकाटा लग जाएगा, और फिर सेकंड सूट जो है बार्ड हो जाएगा, वो नहीं टल सकता। मतलब कोर्ट उस मामले में आगे वो नहीं लेगी, कॉग्निजेंस नहीं लेगी, कोर्ट उसे ट्राई नहीं करेगी, कहने का मतलब यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज कर दूँ, इफ़ ही स्यूज एज अ ऑनर इन द फर्स्ट सूट, मान लो पहले वाले में तो एज अ ऑनर आया है, एंड एज अ टेनेंट और एन एजेंट इन द सेकेंड सूट, और अगर अब यहाँ से मान लो मैं सेकेंड वाले सूट में इसको हटा दूँ और यहाँ ऑनर की जगह पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि अब वो ये जो सूट लेकर आया एज अ टेनेंट लेकर आया या वो एज अ एजेंट लेकर आया। अब यहाँ पर देखो बतौर एजेंट या बतौर टेनेंट अगर वो लेकर आता है तो ही इज़ नॉट लिटिगेटिंग इन द सेम टाइटल। अब यहाँ पर उसका टाइटल सेम नहीं है, कैपेसिटी बदल गई। तो कैपेसिटी बदल जाने पर ही इज़ नॉट लिटिगेटिंग द सेम टाइटल, और अगर नॉट लिटिगेटिंग सेम टाइटल है तो फिर मेरा ये वाला जो कंडीशन है ये मिसिंग हो जाएगा। ये मिसिंग होते ही अगर 5 एसेंशियल्स मेरे पूरे के पूरे पूरे होने चाहिए, अगर उनमें से एक भी हट गया तो फिर रेजिडिकाटा नहीं लगेगा। तो मुझे मैंने कहा ना ये 5 की 5 कंडीशन चाहिए होती है लगाने के लिए, लेकिन लिटिगेटिंग द सेम टाइटल वाला अगर इस केस में मिस हो जाए तो फिर सेकेंड सूट जिसके बारे में हमें कहते हैं कि वो बार हो जाएगा, तो फिर वो बार नहीं होगा। एक सेकंड रुकिएगा। 1 सेकंड दीजिए जरा मुझे। हाँ ठीक है, ये बीच में डिस्टर्बेंस ना हो तो उसके लिए मैंने इसे म्यूट कर दिया। चलो अभी आगे आते हैं। ये बात आप समझ गए। अब देखो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं बात को। मेरे पास एक सूट है, पहला वाला सूट, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है सूट नंबर 1, ठीक है। सूट नंबर 1 में क्या हुआ, ए ने बी को स्यू किया ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पर उसने ऑनरशिप क्लेम की, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि साहब मैं मालिक हूँ, और ये सूट वो मान लो हार गया पहले वाले केस में, ठीक है। फिर वो दूसरा सूट लेकर आ गया, ये सूट नंबर 2 लेकर आया। आप लोग को अच्छे से मालूम है ना, रेजिडिकाटा में हम कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट सूट है वो ट्राई नहीं कर सकती कोर्ट। तो यानी कि पहले भी एक सूट होना चाहिए और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट सूट भी होना चाहिए। इसीलिए मैं दो दो कंडीशंस ले रहा हूँ, पहला भी सूट ले रहा हूँ, सेकेंड सूट भी ले रहा हूँ, ताकि आप रेजिडिकाटा के कंसेप्ट को लगाने को आसानी से समझ सकें। अब देखो सूट नंबर 2 को देखो, यहाँ पर हमारे पास मान लो बी ने, अब पहले वाला तो एक मुकदमा बी के खिलाफ लेकर आया था, लेकिन ये नेक्स्ट वाला मुकदमा बी नहीं, ए नहीं लेकर आ रहा, अब बी लेकर आ रहा है। अगर बी लेकर आ जाए और ये भी ऑनरशिप के आधार पर ही लेकर आ जाए, मतलब ये कहे कि मैं मालिक हूं, तब क्या होगा, क्या ये सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी सेम है। पहले ए अपनी ऑनरशिप क्लेम कर रहा था, अब बी अपनी ऑनरशिप क्लेम कर रहा है। तो क्या यहाँ पर हमारे पास रेजिडिकाट अप्लाई होगा? हाँ लगेगा, क्योंकि सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं दोनों के दोनों, कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों एज अ ऑनर ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी रेजिडिकाटा लगेगा, बिकॉज दे आर लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ऑनर ऑनर दोनों ऑनर है। एक और एग्जांपल है, मान लो हम ये कहें कि उनके टाइटल बदल गए, तब क्या होगा? तो यहाँ पर सपोज हमारे पास पहला सिचुएशन है, सूट नंबर 1 देखते हैं। सूट नंबर 1 में आप देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट लेकर आया, और यहाँ पर वो लेकर आ रहा था पहला सूट एज अ टेनेंट। यहाँ पर कैपेसिटी किस बात की है? टेनेंट की, एज अ टेनेंट सूट लेकर आया। और दूसरा सूट कैसे लेकर आया? सेकंड सूट देखते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं ना, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए यूज बी फॉर पोजिशन ऑफ द सेम टाइटल एज अ ऑनर, यहाँ पर बतौर ऑनर लेकर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर टाइटल सेम है? वो कहते हैं नो, ए इज नॉट लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, सेम टाइटल में लिटिगेट नहीं कर रहा है। द कैपेसिटी हैज चेंज फ्रॉम टेनेंट टू ऑनर, सो रेजिडिकाटा विल नॉट अप्लाई। तो यहाँ इस केस में रेजिडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अभी आप समझ गए तो कैपेसिटी कैसे बदलती हैं, किस तरह से चेंज होती हैं, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में यार आप लोग ना अपने कमेंट वगैरह जरूर मेंशन करते रहा करो, और लाइक जरूर कर लिया करो। अगर हम आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ कमेंट्स डिज़ाइन करके लेकर आते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में मदद करते हैं, तो कम से कम आप लोग साथ साथ में कमेंट तो किया करो।
और लाइक करना मत भूलिया कीजिए, और इसे अपने पास सेव कर लिया करो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं ना कुछ कंसेप्ट्स को, तो कई बार कुछ वीडियोस हमने पहले से देख रखी होती हैं, और हमें ये तो याद होता है कि हाँ यार, इस टॉपिक पर हमें बड़ी क्लियरेंस मिल गई थी, हमें बड़े अच्छा समझ में आ गया था, और फिर हम वो वीडियोस भूल जाते हैं वो कहाँ पर है। तो अपने पास सेव कर लो, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में काम आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3, लीगल आयर्स वर्सेस पर्सनल कैपेसिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ पर। अब ये लीगल आयर वर्सेस पर्सनल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? लीगल आयर का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन, मान लो मेरे पास स्क्रीन पर देखो ए है, ये पहले वाले केस में, केस नंबर 1, सूट नंबर 1 समझ लीजिए आप। इसमें वो ये कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्स हूं, या मैं, ये कहता है कि या मैं एक्स का लीगल आयर हूं, ऐसे समझ लीजिए। ये कहता है मैं एक्स का लीगल आयर हूं, मैं उसका वारिस हूं, मैं उसका वारिस हूं। इस आधार के ऊपर वो प्रॉपर्टी को क्लेम करता है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा सूट लेकर आता है, मान लो पहले वाला मुकदमा वो लूज हो गया, अब दूसरा सूट लेकर आ रहा है, यही सूट लेकर आ रहा है, और इस बार वो क्या कहता है, वो कहता है मेरे नाम पर सेल्स डीड हो रखी है। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं लीगल आयर हूँ, वो कह रहा है मैं इसका ऑनर हूँ। पर्सनल कैपेसिटी क्या है, इसका मालिकाना हक, लेकिन मालिकाना हक उसे कैसे मिल रहा है, पर्सनल डीड से मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पर्सनल कैपेसिटी है, वो सक्सेशन के आधार के ऊपर प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर रहा, अब पर्सनल कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है, सेल्स डीड के आधार पर। तो याद रखो, अगर कहीं लीगल आयरशिप के आधार पर क्लेम कर रहा हो और वो डिसाइड कोर्ट कर दे और बाद में वो सेल्स डीड के आधार पर करने लगे, तो क्या वो सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहा है? वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर वो सेम टाइटल में लिटिगेट नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, असल जिंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम यहाँ पर कहेंगे दे आर नॉट लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास कभी कभार आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के सर्कमस्टांस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह के मामले हो गए, या कई बार कुछ सूट्स जो है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट्स वगैरह आती हैं। तो इन तरह की सिचुएशन में हम लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल को कैसे चेक करेंगे? तो पहला केस मेरे पास पार्टनरशिप वाला है। यहाँ पर देखिए क्या मटेरियल हमारे पास है। यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन लिटिगेट कर रहा है एज अ पार्टनर, पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब किसी फर्म में पार्टनर है और वो लिटिगेट कर रहा है इन वन सूट एंड लेटर लिटिगेट्स इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। मतलब पहले तो एक मुकदमा लेकर आया, मैं स्क्रीन पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले वाले में तो ए एज अ पार्टनर एक सूट लेकर आ रहा है बी के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहां पर कैपेसिटी क्या है, पार्टनर की है। ये पहला वाला केस हो गया, फर्स्ट। सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है, ए एक सूट लेकर आ रहा है बी के अगेंस्ट, लेकिन यहां पर वो अपने आप को एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं दिखा रहा, वो फर्म के नाम पर मुकदमा नहीं लेकर आ रहा, इंडिविजुअल लेकर आ रहा है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिख देता हूं, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेकर आ रहा है। तो क्या ये लोग सेम टाइटल में लिटिगेट कर रहे हैं? ए यहां पर नहीं, ये सेम टाइटल में लिटिगेट नहीं कर रहा, क्योंकि पहले वाले में पार्टनर है, दूसरे वाले में पार्टनर नहीं है, इंडिविजुअल है। इसी तरह से मान लो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स होते हैं कई बार, ऑर्डर 1 रूल 8 में आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर क्या होता है, अगर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लिटिगेट कर रही है, जैसे कि किसी कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर, या किसी एसोसिएशन के आधार के ऊपर, किसी एनजीओ के आधार के ऊपर कर रहे होते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय द सब्सिक्वेंट और द प्रीवियस जजमेंट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। लेकिन अगर ये पहला मुकदमा या बाद में कोई और मुकदमा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लेकर आते हैं, तो फिर ये लोग पहले वाले जजमेंट से या बाद वाले जजमेंट से बाउंड नहीं होते, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो सकता है उसके खुद के इंटरेस्ट वहां पर इन्वॉल्व रहे हो ना रहे हो सकता है वो सिंपली किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन उसमें खुद से उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना रहा हो। अगर वो खुद भी उसमें अपने इंटरेस्टों को भी साध रहा था उन मुकदमों में, जब वो एज अ कम्युनिटी या एज एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ रहा था, और उसके खुद के इंटरेस्ट भी उस मुकदमे में डिसाइड हो रहे थे, तब वो उन जजमेंट से बाउंड होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके खुद के कोई इंटरेस्ट वहां पर नहीं थे, तो वहां पर वो लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल नहीं माना जाता। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब ये तो कुछ हमने केसेस समझ लिए, कुछ एग्जांपल समझ लिए, जिससे हम लोग ये समझ पाए कि बेसिकली लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल होता क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को देख लेते हैं, जिनमें कुछ खास बातें यहाँ पर कोर्ट्स ने बोली हैं। क्या क्या है? एक जजमेंट है हमारे पास
शिव पर्सन सिंह वर्सेस रामानंद प्रसाद नारायण सिंह। यहाँ पर उनका उनका कहना है द टाइटल रेफर्स टू लीगल कैपेसिटी। अब टाइटल बेसिकली होती क्या है, वो कहते हैं ये एक लीगल कैपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है, इन विच अ पार्टी स्यूज और इज स्यूड, चेंज इन द कैपेसिटी ब्रेक्स द आइडेंटिटी ऑफ द टाइटल। तो उन्होंने कहा टाइटल कुछ नहीं होता, एक लीगल कैपेसिटी होती है। जो व्यक्ति मुकदमा लेकर आता है या जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लाया जाता है, ये उसकी लीगल कैपेसिटी को शो करती है। और अगर किसी तरह का कोई बदलाव उसमें कर दिया जाए कैपेसिटी में, तो उसके टाइटल को वो ब्रेक कर देता है। जो उसकी आइडेंटिटी होती है ना टाइटल में, वो उसको ब्रेक कर देते हैं। टाइटल की आइडेंटिटी को ब्रेक हो जाते हैं अगर उसकी कैपेसिटी बदल जाए तो इसकी वजह से फिर लीगल जो आपका कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि रेस जुडिकाटा फिर वहां पर अप्लाई नहीं होगा अगर कैपेसिटी बदल गई तो। इसी तरह से एक और केस है जय नारायण वर्सेस केदारनाथ, ये 1956 का मामला है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा इफ अ पार्टी लिटिगेट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इन वन सूट एंड इन अ पर्सनल कैपेसिटी इन अनदर, दे आर नॉट लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। अगर वो एक कैपेसिटी में तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट में फाइल कर रहे हो और फिर उसके बाद आ रहे हो पर्सनल कैपेसिटी में, तो उनकी कैपेसिटी सेम नहीं है और वो सेम टाइटल में लिटिगेट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये जो वेरियस कंटेंट हैं जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, अगर आपको ठीक लगा होगा तो इनके आप स्क्रीनशॉट्स अपने पास ले सकते हैं, फ्यूचर में आपको काम आएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ कल हम आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे, क्योंकि कल है सैटरडे और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती हैं उनको मैं टेकअप करके यहाँ पर आपके साथ मिलने के लिए आता हूँ लाइव। सो द सेम सिचुएशन वंस अगेन, मुलाकात करेंगे कल आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।